क्या आपको ये लगता है मृगांक जी कि ये सरकार डाटा अपने पास इकट्ठे कर रही है लेकिन साझा नहीं कर रही? देखिए, इनके पास सारे नंबर्स हैं। आपको याद होगा जब वीपी सिंह सरकार आई थी तो इस देश में एक बहुत बड़ा नारा गूंजा था, मंडल कमंडल का। आपको याद होगा। तो मैंने कई बार उनको से पूछा, जी। आप जानते हैं कि मंडल कमंडल क्या है? तो उस समय जो है मध्य प्रदेश में जो उस वक्त महिला मुख्यमंत्री थी और उमा भारती मुख्यमंत्री थी, और पार्लियामेंट में लालकृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे, शायद 91 की बात है। तो वो जब बिल पास हो रहा था इसके आरक्षण के ऊपर, तो वो पार्लियामेंट के गलियारे में पहुंचती हैं और आडवाणी जी के सामने जो है नृत्य करके दिखाती हैं कि अब तो हमको भी आरक्षण मिलेगा और इसको जल्दी लागू करने के लिए आप जो है आगे बढ़िए। तो आडवाणी जी ने कहा कि नहीं, इसको हम इस मुद्दे को बाद में उठाएंगे, पहले हम जो है यात्रा है वो निकालेंगे। और ये बात कई बार जो है मायावती जो उमा भारती है ये बात बताती भी हैं कि किस तरह से उस समय बीजेपी सरकार ने उस मुद्दे को बैक ड्रॉप में डाल दिया। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने सवाल पूछा उसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा था इसका, कि इन सरकार के पास आंकड़े हैं, सारी चीजें, और क्यों नहीं कराया गया जनगणना। क्योंकि अगर जनगणना कराई जाएगी तो जातिगत जनगणना में पता लगेगा इस देश में कितने फीसदी जो है एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अन्य जाति है, और कितने लोग माइनॉरिटी में है, उनको एक रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और ये सरकार जो है, कई बार राहुल गांधी कह भी रहे थे इस बात को लेकर कि ये सरकार जो है आरक्षण के मुद्दे के ऊपर ये बिल्कुल चुप बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो साफ तौर पे कि वो उस मुद्दे को कैसे आगे लाया जाए, ये सरकार कहीं ना कहीं उसे बैकड्रॉप में रखना चाहती है। इसलिए जातिगत जनगणना के अंदर इतनी देरी लगातार से हो रही है। और ये तब इन लोगों को होश आया इस बात का जब इनके ही एक एलाइन ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करके दिखाई, तब इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई हमारे एलाइन कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, और उसका एक फरमान जारी कर दिया गया कि इस देश में जातिगत जनगणना की जाएगी। वो कब तक पूरी होगी सवाल ये है। 15 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। कह रहे हैं कई राज्यों में उसका डिजिटल का काम चल रहा है और कई राज्यों के अंदर वो चीजें चल रही हैं कि नहीं साहब हम अमेंडमेंट करेंगे 2023 में, हमें 29 में दिक्कत होने वाली है तो हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे। कैन यू इमेजिन, कोई देश आपने देखा है सर 15 साल से सेंसस रुका हुआ है, मालूम ही नहीं पड़ पा रहा उत्तर प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन है, केरला की कितनी पॉपुलेशन है, कितना इंक्रीज हुआ है, किस राज्य में कहां कितना इंक्रीज हुआ है, कौन कौन सी जातियां हैं, किस किस तरह से रिसोर्सेस को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो एक मतलब एक एडामेंट बिहेवियर है। हम नहीं करेंगे, हम तो जो चाहते हैं पहले डिलिमिटेशन करेंगे, हम सीटें करेंगे। 24 घंटे इस सरकार को, मुझे देश की मुझे लगता है चिंता नहीं है, इनको सिर्फ चुनावों की चिंता है। और कहा भी था, कांग्रेस कई बार कह भी चुकी है कि ये चुनाव जीवी है और चुनाव के बारे में ही सोचते हैं दिन भर। और पार्लियामेंट में भी प्रियंका गांधी ने कहा था आप चुनाव की क्यों सोचिए, क्यों देश किया की हम सोच मोदी जी लेंगे। ने ऐसे? ऐसा 11 साल में पहली बार अमेंडमेंट ला करके ऐसी बात क्यों किया कि वो फेल हुए? क्या वजह है? क्या इनको नहीं मालूम था? राहुल गांधी ने तो बोला कि ये ऐसे किया ही क्यों उन्होंने, जब इनको पता था ऐसा नहीं होगा, मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो क्या वजह है, क्या इसके पीछे की चाल है? देखिए, पहले तो ये सोचिए कि ये ऐसा किस वक्त किया, उसकी टाइमिंग देखिए। 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, 2 राज्यों के चुनाव बाकी थे, जो बड़े राज्य हैं, बंगाल का और तमिलनाडु का चुनाव का राज्य है, उसमें एक स्पेशल सेशन बुलाना, और यहां तक लोगों को मालूम था कि ये बिल गिर जाएगा, निश्चित रूप से माना जाएगा। तो टाइमिंग लाने की कोशिश की, हम महिलाओं का भला करना चाह रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं एक फीडबैक आ रहा होगा कि बंगाल में और तमिलनाडु के अंदर जो महिला वोट है वो इनके साथ नहीं है, जो बात मैं भी कह रहा था नहीं है। और इन्होंने फिर भी कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि हम तो आपका भला चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भला नहीं चाहता आपका, विपक्ष आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो चाल थी, और कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि आप कूटनीति से जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं वो कूटनीति आपके यहां चलेगी नहीं। दुनिया समझ रही है, जनता समझ रही है। पहले आईटी सेल एकदम बिल्कुल एग्रेसिव होकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारा चीज पहुंचा देती थी। अब और पार्टियां भी उसी तरीके से तर्ज में काम कर रही हैं, और उनकी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो भी उसी तरीके से माल भेज रहे हैं अपना लोगों के पास। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई कि जो एजेंडे के थ्रू आप चीजों को लाने की कोशिश कर रहे थे और महिलाओं का वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो उनका आंकड़ा जो है फेल हो गया। लेकिन जिस तरह से बंगाल में फर्स्ट फेज में जो है वो दिखाई दिया है, पोलिंग परसेंटेज दिखाई दिया है, वो
अप्रत्याशित है, निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। वो डर की वजह से ये है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, पहले मैं उसके ऊपर वापस कंप्लीट करना चाहती हूँ। जी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि किस तरह से ये महिला बिल पर अमेंडमेंट लेकर के जो आ रहे थे, और क्योंकि इसके पीछे परिसीमन इम्पोर्टेंट है, परिसीमन के लिए जाति जनगणना इम्पोर्टेंट है, इसका एक लंबा प्रोसेस है। इसे होते होते मतलब जैसा हमारे देश में लगता है 1-2 साल का समय लग जाएगा ये सब काम होते हुए, यानी कि 2029 का चुनाव बिल्कुल सर पर आ जाएगा, और उस मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट पर ये हो सकता है कि अचानक से चीजों को फिर जाकर के क्लोज करे, और एक देश एक चुनाव भी है उसके अंदर। तो तमाम तरह की चीज, मतलब क्योंकि उसको साथ ही लेके चल रहे पैरेलली, तो क्या प्लानिंग चल रही है ऐसी? क्यों नहीं इतने सालों में जाति जनगणना हो पाई? क्यों नहीं उसके आधार पे अभी तक परिसीमन? जब नई संसद बनी तो पता था इतनी सीटें बढ़ेंगी, उसी के लिए तो नई संसद बनाई। संसद को बने भी इतने दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी परिसीमन की प्रक्रिया शुरू नहीं, क्योंकि जाति जनगणना का डेटा क्लियर नहीं है। इसका एक बकायदा ऑफिस है जो कि मानसिंह रोड पर है, दफ्तर जो है इसका। अब उसमें भी जो डेटा, उसका काम ही है ये दिन रात सारे डेटा इकट्ठा करना। क्या आपको ये लगता है मृगांक जी कि ये सरकार डेटा अपने पास इकट्ठे कर रही है लेकिन साझा नहीं कर रही? देखिए, इनके पास सारे नंबर्स हैं। आपको याद होगा जब वीपी सिंह सरकार आई थी तो इस देश में एक बहुत बड़ा नारा गूंजा था, मंडल कमंडल का। आपको याद होगा। तो मैंने कई बार उनको से पूछा, आप जानते हैं कि मंडल कमंडल क्या है? तो उस समय जो है मध्य प्रदेश में जो उस वक्त महिला मुख्यमंत्री थी और उमा भारती मुख्यमंत्री थी, और पार्लियामेंट में लालकृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे, शायद 91 की बात है। तो वो जब बिल पास हो रहा था इसके आरक्षण के ऊपर, तो वो पार्लियामेंट के गलियारे में पहुंचती हैं और आडवाणी जी के सामने जो है नृत्य करके दिखाती हैं कि अब तो हमको भी आरक्षण मिलेगा और इसको जल्दी लागू करने के लिए आप जो है आगे बढ़िए। तो आडवाणी जी ने कहा कि नहीं, इसको हम इस मुद्दे को बाद में उठाएंगे, पहले हम जो है यात्रा है वो निकालेंगे। और ये बात कई बार जो है मायावती, जो उमा भारती है, ये बात बताती भी है कि किस तरह से उस समय बीजेपी सरकार ने उस मुद्दे को बैक ड्रॉप में डाल दिया। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने सवाल पूछा उसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा था इसका, कि इन सरकार के पास आंकड़े हैं, सारी चीजें, और क्यों नहीं कराया जनगणना? क्योंकि अगर जनगणना कराई जाएगी तो जातिगत जनगणना में पता लगेगा इस देश में कितने फीसदी जो है एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अन्य जाति है, और कितने लोग माइनॉरिटी में है, उनको एक रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और ये सरकार जो है, कई बार राहुल गांधी कह भी रहे थे इस बात को लेकर कि ये सरकार जो है आरक्षण के मुद्दे के ऊपर ये बिल्कुल चुप बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो साफ तौर पे कि वो उस मुद्दे को कैसे आगे लाया जाए, ये सरकार कहीं ना कहीं उसे बैकड्रॉप में रखना चाहती है। इसलिए जातिगत जनगणना के अंदर इतनी देरी लगातार से हो रही है, और ये तब इन लोगों को होश आया इस बात का जब इनके ही एक एलआई ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करके दिखाई। तब इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई हमारे एलआई कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, और उसका एक फरमान जारी कर दिया गया कि इस देश में जातिगत जनगणना की जाएगी। वो कब तक पूरी होगी, सवाल ये है। 15 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। कह रहे हैं कई राज्यों में उसका डिजिटल का काम चल रहा है और कई राज्यों के अंदर वो चीजें चल रही हैं। डिलिमिटेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, डिलिमिटेशन का एक कमीशन बनता है, और मिनिमम मैं कई साल पहले से तक देख रहा हूं जो डिलिमिटेशन हुआ है, क्योंकि 1971 के बाद तो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो 76 में 42 सेकंड अमेंडमेंट में होनी थी वो रोक दी गई थी, और उसके बाद 2001 में हुई, फिर वो रोक दी गई। मिनिमम टाइम जो है 3 से 4 साल का उसका लगता है डिलिमिटेशन का, और उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास जब डिलिमिटेशन के आंकड़े होंगे, पॉपुलेशन के आंकड़े होंगे, क्षेत्रों की स्थिति होगी, जातिगत जनगणना होगा, तो रिप्रेजेंटेशन देना अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, और उस हिसाब से जो है कमेटी बनाई जाएगी। अभी प्रधानमंत्री ने कहा भी था, ये सवाल उठाया था किसी ने पार्लियामेंट के अंदर, और कहा था कि आप किस तरह से जो है वो प्रोसेस को अपनाएंगे। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा हाँ हाँ वो भी हम देख लेंगे, वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर सरकार को मालूम नहीं है करना क्या है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहती है कि नहीं साहब, ये डिलिमिटेशन प्रक्रिया शुरू करें और 2 साल के अंदर को लिपापोती करके उसे खत्म करें, और 2029 में हम अपने माफिक जो है चुनाव के अंदर जाए। तो मुझे लगता है कि जो पैतरा उन लोगों
लोगों ने चला था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, और ये बात अब लोगों को घर कर गई है, पहुंच गई है लोगों के पास। स्पेशली बंगाल में भी पहुंची है, जहां महिला आरक्षण को लेकर सरकार जाना चाहती थी। आपने पूरे चुनाव में महिला आरक्षण का ज्यादा जिक्र नहीं सुना होगा कि विपक्ष ने जो है इस तरह से किया, हम लाना चाह रहे थे महिलाओं के साथ, इतना उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं कि अगर ज्यादा इसमें चर्चा करेंगे तो एक एक करके दर कलाई जो है चीजें खुलती चली जाएंगी, तो इसलिए सरकार शांत रही। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है बंगाल का, और जो होता भी है, पिछली बार तो और भी तेज मामला हुआ था, बीजेपी का पूरा आंवला जो है वहां लगा हुआ था, लेकिन मामला क्या रहा वो सबको दिखाई दे रहा है। क्या इस तरह की बानगी इस बार भी दिखाई दे रही है, इस तरह का ही होने जा रहा है चुनाव? मुझे लगता है 4 तारीख को जब आंकड़े आएंगे तब इस पे हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे और उस पर दोबारा चर्चा करेंगे और इलाकों को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ क्या हुआ। पिछली बार ममता बनर्जी की सीट जिस तरह से फंसी थी, तो मतलब एक अजीब सा झटका था, वो सारी परिस्थितियां इतने बढ़िया से चुनाव निकाल ले गई थी, लेकिन खुद की सीट फंस गई। इस बार आपको क्या लगता है कि क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि एक ऐसी महिला है जो कि विपक्ष में इतनी मजबूती से टिकी हुई है, क्योंकि मायावती तो पूरा कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। तो ममता बनर्जी को बाकी विपक्ष के लोग, जो कि अखिलेश यादव पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि ऐतिहासिक जीत से जीत रही है, तो इस तरह से हौसला बढ़ाने वाले तमाम नेता विपक्ष किस तरह से उनको बैकिंग कर रहे हैं? कुछ इंटरनल इनपुट, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को फाइनेंशियल बैक भी कर रहे हैं, विपक्ष वाले लोग। बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पिछली बार ममता बनर्जी फंसी नहीं थी चुनाव में। ये शायद मुझे लगता है ममता बनर्जी ने एक रणनीति की थी कि भारतीय जनता पार्टी को उसी के घर में इन्वॉल्व कर लिया, उन्होंने अपना सीट सेक्रीफाइस किया ताकि वो इधर उधर ना घूम पाए, और पूरा जो सरकारी तंत्र है ममता को हराने में जुट जाए, और ममता बनर्जी आसानी से जो है बाकी एरियाज के अंदर विन, और साफ तौर पर दिखाई भी दिया। ममता बनर्जी चुनाव जरूर हारी, लेकिन बाकी राज्य के अंदर साफ तौर पर एक प्रचंड बहुमत के साथ आई। तो वो ममता की बनर्जी की एक रणनीति थी कि इनको यहीं रोक के रखा जाए, इनको यहीं फंसा के रखा जाए। अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला है, और शायद हो सकता है, शायद मेरी बात सत्य हो जाए कि ममता बनर्जी पूरे विपक्ष की अगुवाई करे अगर वो जीत के आती हैं, और जो मुद्दे नेपथ्य में चले जाएंगे, जा सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है, तो कहीं ना कहीं जो अगला सेशन पार्लियामेंट का होने वाला है उसमें पूरा विपक्ष एक लामबंद होकर सारे मुद्दे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा हो, चाहे वो एलपीजी क्राइसिस का मुद्दा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, और अगर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है चुनावों के बाद वो उसका मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दों पर जो है सरकार को पूरा सत्र मुझे लगता है कि सुहा हो जाएगा, और पूरे उस मुद्दे को घेर लेगी सरकार को, और उसमें एक एक सवाल किए जाएंगे। देखिए इस बार इस सरकार का इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जो आसानी से डिफेंड कर सके, ठीक है ना, जी। बीजेपी के पास खुद अपना नंबर, और ये भी हो सकता है कि ये अगर कन्वे करने में पूरा विपक्ष अच्छी तरीके से कन्वे करने में अपनी बात कन्वे करता है, तो हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के एलाइज है उसमें एक एलाई पार्टी को क्या हुआ, उसके साथ क्या किया गया है बिहार के अंदर, साफ तौर पर पूरे देश ने देखा। उसी तरीके से अब एक जो एलाई लग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जो उनके साथ हैं, क्या विपक्ष उनको अपने साथ लाने को तैयार करवा पाएगा किसी तरीके से, क्या उनको ज्वाइन करा पाएगा, ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या वो ज्वाइन करना चाहेंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर तो डेज आर नंबर्ड। और मुझे ठीक है। लगता है कि ये जो घटनाक्रम, अगर बंगाल में ममता बनर्जी जीतती हैं, तो जो पूरी तैयारी कर रहा है कि लास्ट फ्रंटियर विपक्ष का जो कॉन्कर किया जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए, चाहे पैसे का हो चाहे मॉरल सपोर्ट हो, सारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस भी इतना मुखरित होकर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो जरूर चुनाव लड़ रही है, और लगता है 2-3 सीटों पे कांग्रेस को इस बार खाता खुल जाएगा कांग्रेस का कुछ सीटों के ऊपर, लेकिन वो इस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही जहां ममता बनर्जी को डेंट मिलता हो। साफ तौर पे ऐसा चुनाव नहीं लड़ रही, और ना ही कोई विपक्षी पार्टी लड़ रही है। वो सब जानते हैं कि एक साथ मिलकर पूरा विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हो और सरकार को वहां कई मुद्दों के ऊपर घेरा जाए। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त लड़ाई है ये। पिछली बार भी कम नहीं थी, 5 साल पहले अगर बात करें, तो 5 साल के बाद भी परिस्थितियां और ज्यादा टकराव वाली हैं, और ज्यादा बड़े योद्धा की तरह लड़ी जा रही है। देखना ये होगा कि कौन इसमें जीतता है, क्योंकि तमाम तरह की चीजें हैं उसके बावजूद भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार पहली बार 11 साल में मोदी जी एक ऐसी अपनी संसद की लड़ाई में हारे
जो उन्हें मालूम भी था, लेकिन उसके पीछे की क्या रणनीति है वो जाने। अभी तक विपक्ष ने भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रधान जी फॉर टॉकिंग टू अस। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।